टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का आज अपना 7वां दिन है। 6वें दिन के अंदर अपन ने पढ़ा था भूमि का उपयोग कि भूमि का उपयोग अपन ने किस प्रकार से करते हैं। तो भूमि के उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जैसे मान लो कृषि करते हैं, खनन करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, उद्योग लगाते हैं, ये सारे के सारे अपन कहाँ पे करते हैं, धरती यानी भूमि के ऊपर करते हैं ये सारे कार्य। और उसमें थोड़ा बाकी रह गया था जो मैं आज आपको बता देता हूं कि भूमि का उपयोग के अंदर और क्या बात है। जैसे मतलब आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। यानी जो भूमि का अपन उपयोग करते हैं उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब जैसे मान लो परिवेश होता है, रहन सहन होता है, खान पान होता है, या फिर जैसे मान लो इस भूमि के ऊपर जैसे मान लो भारत है तो भारत के अनेक राज्यों के अंदर अलग अलग प्रकार के परिवेश पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती है। दूसरी बात यह कि जो भूमि का उपयोग है अपन जैसे मान लो अपने राजस्थान के अंदर जैसे मान लो बाजरा है, जवार है, गंवार है, या फिर जैसे मान लो गेहूं है। इधर आप पंजाब हरियाणा में चले जाओ, इधर जैसे मान लो आपको चावल मिलेंगे, अपने राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर के अंदर चावल मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो उपज होती है, अनाज उपज होती है, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की उपज पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक प्रतिरूप को भी दर्शाती है भूमि की किस प्रकार से किस तरह से। जैसे मान लो राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर नदियां बहुत कम है, न के बराबर है, लेकिन जैसे अपन बात करते हैं मध्य भारत की, पूर्वी भारत की, या फिर उत्तरी भारत की, या फिर दक्षिणी भारत की, तो इधर क्या होता है कि ज्यादातर नदियों का समावेश उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी नदियां निकलती है। जो उत्तरी भाग है जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर के सतलज व्यास नदी है, इस प्रकार की नदियों का बहुत सारा, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती है, गोदावरी है, तो मध्य भाग से गुजरती हुई ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती है। तो ये सारी जो अपन भूमि का उपयोग करते हैं उसके प्रतिरूपों को अनेक प्रकार से ये प्रदर्शित करती है, यानी अलग अलग रूपों में दिखाती है। फिर अपन बात करते हैं जैसे मान लो वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, यानी कौन कौन सी चीजों के कारण, कृषि और निर्माण संबंधी। अब देखो पहले क्या होता था, अपने देश के अंदर जनसंख्या क्या थी, बिल्कुल कम थी, यानी संख्या कम थी और क्षेत्रफल क्या था, ज्यादा था। तो जो कृषि होती थी वो भी सीमित की जाती थी, कुछ भूमि का कुछ भाग को, भूमि के कुछ भाग को क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। अब वो छोड़ते क्यों थे, क्योंकि जो लोग रहते थे वो पालतू जानवर भी रखते थे, जैसे मान लो गाय है, भैंस है, बकरियां है, इस प्रकार के वो जानवर भी रखते थे। तो वो क्या करते थे, उनको चराने के लिए, यानी हरी घास, यानी कुछ भाग के अंदर कृषि करते थे और कुछ भाग को साल 2 साल के लिए छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ते थे, जैसे मान लो पानी की पहले इतने कुएं नलकूप वगैरह ये थे नहीं, बारिश के पानी से कृषि की जाती थी, तो इतनी जब ज्यादा भूमि होती थी उसके अंदर कृषि नहीं की जा सकती थी, तो इसलिए भूमि के कुछ भाग को छोड़ देते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो गया, जनसंख्या तो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो जो खाद्यान्न है उनकी मांग क्या होगी, अधिक होगी। तो जो कृषि का जो शेष भाग था आज उसको क्या करने लगे, उपयोग में लेने लग गए। पहले पानी का स्रोत नहीं था, सिर्फ केवल क्या थी, बारिश थी। लेकिन आज वर्तमान समय जैसे मान लो कुएं भी थे, नलकूप भी थे, तो नहरें भी आने लगी, आजकल तालाब होते हैं, उनमें बारिश का पानी का क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है वर्षा के मौसम में, फिर उस पानी से क्या किया जाता है, कृषि को सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से आज इसके अंदर भी जैसे मान लो निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण, अब पहले आवासों की संख्या क्या कम थी, परिवार क्या रहते थे, सामूहिक रूप से रहना पसंद करते थे। लेकिन वर्तमान जो स्थितियां हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान का जो रहन सहन है वो एकांत पसंद करते हैं। तो आवासों की दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, संख्या अधिक होती जा रही है। तो संख्या अधिक होगी, जो छोटी छोटी डाहनियां हुआ करती थी आज वो गांवों का रूप ले रही है। जो गांव थे वो आज नगर के रूप में जा रहे हैं। जो नगर थे उनमें काफी विकास हुआ, सड़कें बनने लगी, कॉलोनियां कटने लगी, बड़ी इमारतें बनने लगी, छोटे छोटे लघु उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है वो वहां पे होने लगे, तो वो नगर का रूप लेने लगे। फिर जैसे नगर, जो पहले नगर के टाइप के बड़े जो गांव हुआ करते थे आज वहां पे जैसे मान लो बड़े बड़े उद्योग लगने लग गए, या फिर जैसे मान लो एक राज्य से दूसरे राज्यों को संपर्क साधने के लिए, या फिर यातायात के साधनों की भरमार है, कहीं से भी जाने के लिए आपको यातायात तुरंत साधन आपको मिल जाएंगे, रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया है, बड़े नगरों को जोड़ दिया गया है। तो जो
ढाणियां हुआ करती थी उनको गांव, गांवों को कस्बे, कस्बों को नगर, नगरों को महानगर, और जो बड़े महानगर हुआ करते थे जैसे मान लो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, आज वो धीरे धीरे कौन सा रूप ले रहे हैं, मेगा नगर के रूप में जा रहे हैं, जिनकी आबादी काफी करोड़ों के अंदर पहुंच चुकी है। तो ये सारे के सारे कारण क्या है, जो गतिविधियां है उनके जो कारण है वो क्या कारण है, निम्नीकरण, भूस्खलन। जो यानी भूस्खलन का मतलब ये होता है कि भूमि के ऊपर इतना दबाव बढ़ चुका है कि जो प्रकृति का जो नियम होता है उसके विरुद्ध होने लगे हैं सारे कार्य। तो उससे क्या होता है, जो धरातल के आंतरिक भूगर्भ की जो चट्टानें हुआ करती थी, भूस्खलन का मतलब होता है कि भूमि के आंतरिक गर्भ के अंदर जो चट्टानें हैं उनमें चटकन होना। चटकन का होने का मतलब होता है दरारें पड़ती है, और उनके कारण से क्या होती है कि भूमि खिसक जाती है। जैसे मान लो ये धरातल है भूमि का, और यहाँ पे ये चट्टानें बनी हुई है, ये चट्टानें हैं। तो इन चट्टानों में क्या होता है बेटा, जो ये चट्टानों का रूप है यहाँ पे, जैसे मान लो नुकीला होता है, नुकीला होने के कारण क्या होती है, यहाँ पे चटकन होती है, यहाँ पे टूटने लग जाती है, टूटने लगता है। जो भूमि का धरातलीय भाग वो क्या होता है, नीचे बैठने की कोशिश करता है। तो इस कारण से आपने देखा होगा कि भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी फट जाती है। तो ये भूस्खलन के प्रमुख कारण है। मृदापर्दन कि दिन प्रतिदिन, जैसे मान लो पानी के वेग को रोकने, अब मृदापर्दन एक प्रकार से नहीं होता है, मृदा अपरदन मिट्टी का स्थानांतरण, कटाव जिसको अपन बोलते हैं। अब वो किस प्रकार, हवाओं से भी मृदा अपरदन होता है, यानी तीव्र हवाएं चलती है तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, स्थानांतरण करती है, यानी उड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसका उदाहरण आप देखोगे राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर आप जाओ, राजस्थान के पश्चिमी भाग में आप जाओ, कौन सा क्षेत्र, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, यहाँ पे रेतीले टीले हैं। तो वो अगर आप मई जून के अंदर आप जाओगे वहां पे, जून जुलाई मई जून के समथिंग, तो वहां पे इतनी तीव्र हवाएं चलती है कि आप जिस टीले के ऊपर खड़े हो वो टीला वहां से समाप्त हो जाता है और अन्यत्र जाके वो स्थानांतरण हो जाता है, यानी आपके सामने जाके वो क्या दूसरा रूप ले लेगा। और मिट्टी का और अपरदन किस प्रकार से होता है, जैसे मान लो पानी के वेग से वर्षा काफी ज्यादा हो रही है तो आसपास में पेड़ पौधे नहीं है, उसको अवरुद्ध यानी रोकने के लिए कोई चीज नहीं मिलती है, पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, घास वगैरह नहीं मिलती है, तो मिट्टी क्या करती है, अपने साथ मिट्टी जो बहाव है पानी का वो मिट्टी को ले जाने की कोशिश करता है और आगे चलता जाता है। तो वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊपन होती है, लेकिन जाके वो कहाँ पे मिल जाती है, जो नदियों का बड़ा बहाव होता है वहां पे जाके वो मैदानी भागों में जम जाती है। तो ये मृदापर्दन भी एक प्रमुख कारण है। फिर आता है मरुस्थलीय, पर्यावरण के लिए क्या है, प्रमुख खतरा है जो मरुस्थलीकरण है। अब अगर अपन पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण का प्रसार होगा, बढ़ेगा। जो मरुस्थलीकरण होता है उसमें न कृषि की जा सकती है, न आवास योग्य मकान बनाए जा सकते हैं, वहां पे अपन को सुविधाएं नहीं मिल सकती है, या फिर जैसे मान लो यातायात के साधनों के जो मार्ग होते हैं उनका निर्माण नहीं कर सकते, तो वहां पे अपने सामने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी, अपने सामने भी होगी और जो पर्यावरण है उसको भी क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, खतरा होगा। तो ये हो गया अपना भूमि का उपयोग। तो अब अपन बात करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी भूमि भी एक क्या है, संसाधन है। मैंने आपको पहले बताया था कि मनुष्य के जो भी काम में आते हैं या धरातलीय ऊपरी भाग के ऊपर आपको जो भी दिखाई देता है वह सभी क्या है, संसाधन है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, वह सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन। और मैंने आपको यह भी बताया था कि मानव स्वयं एक क्या है, संसाधन है। अब स्वयं एक संसाधन कैसे है, क्योंकि वो अपने लिए उपयोगी या अपने से संबंधित संसाधनों का निर्माण करता है, तो वह स्वयं भी एक क्या है, संसाधन है। तो फिर आता है संरक्षण। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, संरक्षण है क्या, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, किसी चीज को अपन बचाएं, अपना स्वयं का संरक्षण यानी अपने आप को बचाना। तो जो भूमि संसाधन है, भूमि एक संसाधन है, उसको अपन को किस प्रकार से बचाना है, उसका संरक्षण किस प्रकार करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण। अब देखो समस्त जो समस्याओं की जड़ है वह क्या है, वह है जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, जनसंख्या। तो ये जनसंख्या अगर अधिक होगी, बढ़ेगी, तो हर चीज की मांग भी क्या होगी, तीव्र होगी, बढ़ेगी। और जब किसी चीज की मांग बढ़ जाती है तो अपने आप उसका मूल्य भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उससे देखो कितनी बड़ी समस्या आएगी। अगर जैसे मान लो अपने जनसंख्या की वजह से कोई भी चीज का मांग अधिक होगी, ठीक है, तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ने लगेगा और वो किस में चला जाएगा, महंगाई दर के अंदर बढ़ जाएगा और उसकी मार किसके ऊपर पड़ेगी, आम जनता के ऊपर पड़ेगी। तो अपन को इस भूमि संसाधन को किस प्रकार से इसका संरक्षण करना है, किस प्रकार से इसको बचाना है।
बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। अब जो कृषि योग्य जो भूमि थी, आज लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो जो कृषि योग्य भूमि थी उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जो वन भूमि थी उसका भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान कैसे हो रहा है, जैसे मान लो जनसंख्या बढ़ रही है तो आवागमन के साधनों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी या सड़क भी बिछानी पड़ेगी, ठीक है, और बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह वो भी बनाने पड़ेंगे। अगर वहां पे वन है, पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में, तो उनका भी क्या करना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा, यानी उनको काटना पड़ेगा। तो वो भी अपने लिए क्या है, समस्या है। फिर दूसरी बात, जो कृषि योग्य भूमि है, जैसे मान लो नगर हुआ करते थे, पहले नगर हुआ करते, उनके आसपास क्या हुआ करती थी, कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। तो दिन प्रतिदिन वहां पे आवासों की संख्या बढ़ाने के लिए जो कृषि योग्य भूमि थी वहां पे आवासीय कॉलोनियां काट दी गई, उनके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई। तो जो कृषि योग्य भूमि थी उसमें तो नुकसान ही हुआ, जो कृषि करने लायक जो भूमि थी उसका अनुपात में क्या है, कमी आई, और जो आवासीय जो बस्तियां वो बढ़ने लगी। तो ये एक प्रमुख कारण इसका क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, यानी आने वाले कुछ वर्षों या ज्यादातर नहीं तो 2050 तक आप मान लेना कि अपनी जो कृषि योग्य भूमि है उसके विस्तार में बिल्कुल कमी आ जाएगी, न के बराबर भूमि रहेगी, और जो वन योग्य भूमि है उसका सफाया हो जाएगा। अगर वन नहीं रहे तो अपन क्या, अपना जीवन संभव है, नहीं है। वनों से अपन देखो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, वनों से वर्षा होती है तो कृषि होती है, वनों से अपन को अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, वनों से हमें क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, और जो बहुमूल्य लकड़ी होती है वो विदेशों में जाती है तो उससे अपन को क्या प्राप्त होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो अपन को विदेशी जो कर्जा उसको चुकाने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये अपने आप ही एक क्षेत्र, जो मेन जो प्रो है क्षेत्र वो है कृषि योग्य भूमि और वन, इन्हीं के ऊपर अपनी अर्थव्यवस्था ही क्या है, टिकी हुई है। अगर इनमें कमी आ गई तो अपनी जो कमर है अपने आप ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इनको बचाना अपना क्या है, कर्तव्य है, धर्म है। और दिन अगर अपन ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कुछ तो होते हैं समाप्य, कुछ होते हैं असमाप्य। समाप्त होने वाले संसाधनों में जैसे मान लो धीरे धीरे भूमि है, अपन देखेंगे भूमि पर कृषि किस प्रकार होती थी, वर्तमान में तो हो रही है, लेकिन जब कृषि योग्य भूमि रहेगी नहीं तो इस प्रकार की कहानियां चलेगी। जैसे मान लो कोयला है, आज अपन को जैसे मान लो कोयले से चलने वाले परिवहन जैसे रेल इंजन है, कोयले का उपयोग बहुत कम हो रहा है क्योंकि वो समाप्य है, दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, वो समाप्त हो रहा है। पेट्रोल है तो ये देखो इनका मूल्य देखो कितना अधिक हो गया है, ये भी समाप्य है। इसका उपयोग अपन को क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। जो सीमित संसाधन है अपन को कम से कम उनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। जो लगातार ये जो दर है संसाधनों के जो बचाने की जो दर है, उसको जो विनाश है उसको अपन को क्या करना होगा, रोकना होगा। किस प्रकार से रोकना है वो आगे अपन पढ़ेंगे। अब इसके कुछ बात भी है, जिसमें कुछ बिंदु भी है। वनारोपण यानी अपन को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। प्रति वर्ष अपन को 1-2 पेड़ तो लगाने ही चाहिए एक आदमी को। भूमि उद्धार, भूमि का अपन को क्या करना चाहिए, उद्धार कैसे, जैसे मान लो अपन को जितनी भूमि की आवश्यकता है उस अनुरूप ही अपन को इसकी पूर्ति करनी चाहिए, उसको उपयोग में लेना चाहिए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के नियमित उपयोग। अब जो रासायनिक कीटनाशक है या उर्वरकों के नियमित जो उपयोग है उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही होगा, बाकी पढ़ेंगे अपन कल।